नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से रायपुर मंडल में 18/1/2025 को चीफ लोको इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न पत्र को हल किया गया है। हमने पिछले वीडियो में 1 से 50 प्रश्न को हल करके आंसर दिया गया है और इस वीडियो में 51 से 100 यानी इस वीडियो में 51 से 100 प्रश्न के उत्तर आपको एक्सप्लेन के साथ मिलेंगे। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को डिस्कस करके आंसर देते हैं 51 से 100 तक। ब्लॉक सेक्शन में चलने पर एसपीएम विफल हो जाए तो गति क्या होगी? यदि स्पीडोमीटर खराब हो जाता है तो 10% लेस देन एमपीएस यानी मैक्सिमम स्पीड से 10% कम की गति से गाड़ी काम करते हैं। नेक्स्ट है 4 पहलू सिग्नल क्षेत्र में पहलुओं का अनुक्रम निम्न अनुसार होगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला, यदि जो ऑटोमेटिक सिग्नल लगे होते हैं 4 पहलू के होते हैं, तो जैसे पहला आपको ग्रीन सिग्नल मिला तो आपको दूसरा जो लगा है वो डबल येलो मिलेगा, तीसरा एक येलो मिलेगा और चौथा रेड मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है स्वचालित सिग्नल के लिए पर्याप्त दूरी क्या होता है? तो स्वचालित में सिग्नल के लिए पर्याप्त दूरी जो सिग्नल के आगे एक रखा गया हो 120 मीटर होता है। स्वचालित गेट सिग्नल जहां पर ए मार्कर जी बोर्ड प्रदान किया गया है, ये मार्कर इसे प्रकाशित करता है कि इसका मतलब है। तो नीचे दिया है गेट इज ओपन रोड ट्रैफिक, गलत। बी है गेट इज ए क्लोज फॉर रोड ट्रैफिक, सड़क यातायात के लिए गेट बंद है, ये सही है। गेट में भी ओपन, गेट खुला हो सकता है, गलत। लिख रहा है कि ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल जहां पर जी मार्कर लगा है, यदि ये मार्कर प्रकाशित है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि सड़क यातायात के लिए गेट बंद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल को सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर फिट किया जाता है जब दिशा स्पष्ट नहीं होती है तो ट्रेन की गति होती है। 15 kmph, सावधानी पूर्वक 10 km से अधिक न बढ़ जाए, कॉशसली। नेक्स्ट है ननापदिश, जब कॉलिंग ऑन सिग्नल को सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर फिट किया जाता है तब दिशा स्पष्ट नहीं होती है तो सावधानी पूर्वक अपने विवेक का अनुसार काम करके हैं, स्पीड का कोई जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल किसी भी स्टॉप सिग्नल के पहले रखा जाता है सिवाय, यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लास्ट स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट है यदि सिग्नल लगातार हिल रहा है, टिमटिमा रहा है, तो सिग्नल कौन सा पहलू दिखा रहा है? सावधानी तो पहलू दिखा रहा है, तो क्या करना है? सावधानी से, सर्वाधिक प्रतिबंधित, आगे बढ़ना, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, सर्वाधिक प्रतिबंधित गति से सतर्क रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। सिग्नल टू द शोइंग द स्विच एक्सपेक्ट, सर्वाधिक प्रतिबंधित। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल पर कौन सी लाइट जलने से पता चलता है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन कंडीशन में है? तो ऑन कंडीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल पर कोई लाइट नहीं जलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि पारस्परिक ईएमयू में नाच फीड के जंपर के माध्यम से दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जंपर से दिया गया है किसी स्टेबल या स्थिर स्टॉप। नेक्स्ट है किसी स्टेशन पर स्थिर स्टॉप सिग्नल जो अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों में प्रवेश को नियंत्रित करता है कहा जाता है। किसी स्टेशन का स्थिर स्टॉप सिग्नल जो अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित करता है उसे हम कहते हैं एडवांस स्टार्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टॉप सिग्नल, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, LSS। नेक्स्ट है इसका
सिग्नल यूज फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन एज पर GSR। तो सिग्नल की कंट्रोलिंग किया जाता है। पहला दिया है फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटिंग फ्लैग स्तर, FSS, होम या LSS, शंटिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल। इनमें से कोई नहीं। सिग्नल यूज फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन एज द पर GNSR एंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिक्स सिग्नल भी हो सकता है, हैंड सिग्नल भी होता है, डेटोनेटर भी हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है फॉलिंग मार्क क्लियर न होने पर कौन सी सीटी कोड बजाते हैं? तो 3 लंबा सीटी बजाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब होम सिग्नल खराब हो तो पूर्व चेतावनी दी गई हो तो ट्रेन के द्वारा प्रवेश दिया जाता है, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल बुझा के रिसीव किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है 64, whenever color light signal is a flickering bobbing and does not pick up a steady aspect a list for in the time the signal shall be treated as the defective। यदि कोई सिग्नल टिमटिमा रहा है, बॉबिंग कर रहा है, तो हम 60 सेकंड तक वेट करते हैं। यदि वो स्थिर नहीं होता है तो इसको खराब मान लेते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल वार्निंग बोर्ड इज लोकेटेड इन द डिस्टेंट मीटर इन द स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर सिग्नल वार्निंग बोर्ड, जिसे जिब्रा बोर्ड लगा रहता है, तो कितनी दूरी पर लगा रहता है? तो आपका 1400 मीटर की दूरी पर लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जैसे मान लीजिए कि हमारा होम सिग्नल, होम से यहाँ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस से 400 मीटर पर आपका वार्निंग बोर्ड लगा होता है। तो ये हमारा इतनी दूर की दूरी 1000 हो जाती है, और 1000 + 400 बराबर टोटल 1400 मीटर की दूरी पर वार्निंग बोर्ड लगा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1400 मीटर। नेक्स्ट है कि न्यूट्रल सेक्शन से गुजरते समय ट्रेन की गति कितना किमी प्रति घंटे से कम नहीं होना चाहिए? तो होता है 30 kmph। नेक्स्ट है दूरस्थ सिग्नल स्थान स्टॉप सिग्नल से मीटर पहले होता है, तो दूरस्थ सिग्नल स्टॉप सिग्नल से कितना मीटर कम नहीं होना चाहिए? तो उसके बारे में पूछा है। तो नॉट लेस देन 100 मीटर, 1000 मीटर दूरी से कम नहीं हो जाना। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है वेन इवर डबल डिस्टेंस सिग्नल इज ए प्रोवाइडेड डिस्टेंस सिग्नल लोकेटेड इज ए मीटर बिफोर द स्टॉप सिग्नल। जब भी डबल डिस्टेंस सिग्नल प्रदान किया जाता है तो डिस्टेंस सिग्नल स्टॉप सिग्नल से कितने मीटर की दूरी से पहले स्थिर होता है? तो 2000 मीटर से कम नहीं, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 2000 मीटर की दूरी पर, क्योंकि पहला डिस्टेंस 1000, दूसरा डिस्टेंस 2000 के मीटर की दूरी पर ये स्टॉप होम सिग्नल से लगा होता है। नेक्स्ट है दोहरे दूरस्थ सिग्नल के क्षेत्र में दूरस्थ सिग्नल का समान पहलू है। द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टेंस सिग्नल एंड डबल डिस्टेंस सिग्नल एरिया जे स्पष्ट पहलू कुछ एस्पेक्ट नॉर्मल का होता है अटेंशन, क्योंकि ये हमेशा डबल पीला येलो ही प्रदर्शित करता है, तो अटेंशन। नेक्स्ट है व्हेन रेड लाइट डिफेक्टिव आफ्टर पुटिंग मार्कर लाइट द ट्रेन कैन गो टू द रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ kmph। यदि ट्रेन की हेडलाइट खराब हो जाती है तो गति निर्धारित 40 kmph हो जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जब इंजन ट्रेन को धक्का दे रहा है और गार्ड ब्रेकवान में यात्रा कर रहे हैं तो आगे चल रही गाड़ी की गति किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब गार्ड आगे चल रहे हैं, गाड़ी में यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो गति किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 25/8, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है ये लिखा है कि सर्किट में 20 ओम प्रतिरोध में शक्ति की गणना कीजिए। तो शक्ति P = होता है V/I होता है, तो हमको P निकालना है। तो जिसमें हमारा R का मान दिया है 20 और V का मान दिया है 200 वोल्ट। यदि I का मान निकल जाए तो हम P का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं R = होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। तो इससे हम I का मान निकाल लेंगे। तो R का मान 20 हो गया और V का मान यहाँ 200 रख देंगे। यहाँ पर I का मान हो गया, ये कट गया, 2 से भाग देंगे, अर्थात हमारा I का मान हो जाएगा 10 एम्पियर। अब इस 10 एम्पियर को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा? 200 × I बराबर कितना हो गया? 2000 वाट। 2000 वाट हुआ। तो ऑप्शन में क्या दिया है? अगर इसको हम किलो में बनाएंगे तो 2 किलो वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है 2000 किलो वाट, ये तो नहीं होगा, 2 किलो वाट, अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 किलो वाट। नेक्स्ट दिया है कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये आपका रेजिस्टेंस से दिया गया है। तो यदि हम देखते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े रहते हैं
मैं सभी को बता देता हूँ, जैसे सभी टॉपिक को सीरीज में यदि जुड़ा है तो आर का मान क्या होता है, उसको हम R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते हैं। यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है, यदि पैरेलल में जुड़ा है तो रेजिस्टेंस का टोटल मान R1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट हो जाएगा। यदि कैपेसिटर पूछता है, यदि कैपेसिटर सीरीज में है तो कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यदि इसका पैरेलल में है तो उसका हो जाता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर जो सर्किट में दिखाया गया है, ये जो सर्किट में दिखाया गया है, देखेंगे कि पैरेलल में सीरीज में ऐसे जुड़ा रहता है। यदि सीरीज में रहेगा तो ऐसे रहता, फिर ऐसे रहता, फिर ऐसे रहता है। तो इस सर्किट में जो दिखाया गया है पैरेलल में दिया गया है, तो इन्हीं के बीच को हमको रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल में आर का मान होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट जितना हो। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ जो वैल्यू दिया है वहाँ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 1/R इक्वल टू मान रख लेंगे R1 बराबर 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 3/20। तो R का मान पूछा है तो इसको हम जब हल करेंगे तो हो जाएगा 3R इक्वल टू 20, R इक्वल टू हो जाएगा 20/3, यानी 3 से 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 200 मीटर की लंबी एक ट्रेन 54 मीटर प्रति घंटा की मीटर से पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो इसका सही आंसर है C 25। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिएगा। ये नेक्स्ट है विपरीत दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड 15 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो उनकी गति का अनुपात राइट आंसर हो जाएगा B 3/2 यानी 3/2। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति 54 किमी प्रति घंटा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका हो जाएगा 240। इन सब का फार्मूला होता है, ट्रिक है, इसको आप लोग देखिएगा, हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 54 किमी प्रति घंटा है और ठहराव के सहित इसकी गति 45 किमी प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो इसका सही ऑप्शन है B 300, सॉरी यहाँ है 10 मिनट, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन B 10 मिनट। नेक्स्ट है एक हवाई जहाज 240 किमी प्रति घंटे गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी दूरी को 99 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है D 720 km प्रति घंटा। नेक्स्ट है मैक्स पर्सनालिटी बेनिफिट ऑफ द कंपल्सरी रिटायर्ड ऑफिसर ऑन इन द प्रोविजनल गिल्टी इन द नॉर्मल पेंशनरी। दोष सिद्ध होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अधिकारी को मिलने वाला अधिकतम पेंशन लाभ समान पेंशन के लाभ से होता है। D इनमें से B है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट है रनिंग स्टाफ के लिए अवकाश रिजर्व है 15 से 30%। नेक्स्ट है निरंतर काम करने वाले श्रमिकों के लिए शॉर्ट ऑफ अवधि है, तो इसका है राइट आंसर 10 घंटे B। नेक्स्ट है एक कर्मचारी को एक समय में कितने दिनों के LAP दी जा सकती है। एक कर्मचारी को एक समय में कितने दिनों के LAP दी जा सकती है, तो इसका आंसर है 180 दिन। क्वेश्चन नंबर 83 35 अवकाश अधिकतम अवधि में प्रदान किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक वर्ष। नेक्स्ट है SOP स्टैंड फॉर होता है SOP, तो इसका होता है शेड्यूल फॉर पावर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका B ऑप्शन सही है, शेड्यूल फॉर पावर। नेक्स्ट है भंडारों द्वारा खरीदी गई और नियमित आधार पर डिपो में संग्रहित सामग्री को कहा जाता है, स्टॉक आइटम कहा जाता है इसको, तो ऑप्शन हो जाएगा A। 86 है किसी भी कार्यशील प्रतिष्ठान में
परिसंपत्तियां में दर्ज की गई हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेड स्टॉक रजिस्टर। 87 एक फर्म को स्टोर टेंडर के बाद सामग्री की आपूर्ति के लिए रेलवे द्वारा जारी किया जाता है। पीओ ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पीओ द्वारा। ये 89 लाइन क्रमांक के लिए स्टार्टर सिग्नल से तो इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की गई है। इसको देखिएगा, जिनको ये डिवीजन में है उसको अच्छे से इसको आएगा, क्वेश्चन डिवीजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म एसओडी। एसओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसओडी शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि a माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 5 देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो इसका आंसर बी 36 होगा। आप लोग इसको फार्मूले से हल कर लीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 इन गिवन त्रिभुज एबीसी एसी, एसी का मान पूछा है। तो एसी का मान इसमें पूछा है 91 का, बी तो इसका हो जाएगा 20 होगा आंसर। नेक्स्ट है कि पावर फैक्टर कैन बी गिवन एज। पावर फैक्टर पी पावर फैक्टर भी वोल्टेज आई धारा है, तो क्या रेशियो होता है? पावर फैक्टर बराबर पी बटा वी आई होता है। पावर फैक्टर इक्वल टू पी बटा वी आई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि आई आर मान किसकी शक्ति का मापक होता है? यानी रेजिस्टेंस किस में मापते हैं? रेजिस्टेंस का आई आर मान। आई आर वैल्यू इन द मेजर ऑफ इन द स्ट्रेंथ। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस मान किसकी शक्ति का होता है? तो होता है रेजिस्टेंस का आई आर मान, तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक उचित आदान प्रदान नहीं है? यानी विच ऑफ इन दीज इज नॉट इन द ऑल राइट एक्सचेंज। चमकती हरी टार्चर, हरा झंडा लहराते हुए तथा विपरीत दिशा में ट्रेन की डिमर स्विच करना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ये ऑल राइट का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है 15 kmph इक्वल टू इन द मीटर प्रति किमी। 15 kmph इक्वल टू 15 किमी प्रति घंटा मिनट प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 15 किमी को मिनट प्रति घंटा में तो 1000 से गुणा करेंगे, और इसमें सेकंड में नहीं करना, मिनट में है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये कट गया आपका। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें गुणा कर सकते हैं किमी प्रति घंटा के बराबर, तो ये हो जाएगा 1500 और 1 0 2 0 हो गया। आप 6 से भाग दे देंगे तो जितना वैल्यू आएगा बी, आप इसको देख लेंगे कि 3 दूना 6, 3 5 15, पुनः 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 250, यानी बी। पारस्परिक में ईपी ब्रेक फील्ड जंपर के माध्यम से वितरित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जंपर से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टैटिक कन्वर्टर लोको में सुरक्षा रिले को हटा दिया गया है, तो क्यूओपी क्यूटीडी 105 इनमें से कोई नहीं, तो क्यूओए रिले को हटा दिया गया है क्योंकि आर्न वाले फिटेड लोको में लगा होता है। नेक्स्ट है लोके के पहिए की अनुमेय आंतरिक दूरी कितना होता है? तो अनुमेय आंतरिक दूरी 1596 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 12 कोच के रेक को 30 किमी प्रति घंटा से हेन्ना मीटर की सावधानी पार करने में लगभग कितना समय लगेगा? 12 कोच के रेक को 30 किमी प्रति घंटा की 250 मीटर की टाइम रिक्वायर्ड टू 12 कोच रेक द क्लियर 240 मीटर कासन अप इन द 30 kmph से। ये 4 गुनी दूरी बटा समय की फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, तथा जो ये आपका किमी प्रति घंटा दिया है उसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन है 1 मिनट। नेक्स्ट है स्मूथिंग रिएक्टर प्रदान किया जाता है रिड्यूस अंडर
धारा के उतार चढ़ाव को कम करना, धारा की तीव्रता की वृद्धि, AC को DC में बदलना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, धारा के उतार चढ़ाव को कम करना, अर्थात जो भी AC पल्सेस रहते हैं उससे प्योर DC में बनाता है। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पास नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। जय हिंद।